क्या हाल समाचार हैं आपके। कल रात की वीडियो में अदानी ग्रुप को डिस्कस किया था, 3 अदानी के शेयर दिए थे और आज तीनों अदानी के शेयर में ब्लास्ट हुआ। यहां पर आपके सामने प्रूफ दिख रहा है, वो अदानी इंटरप्राइजेस हो या अंबुजा सीमेंट हो या आपके सामने तीसरा खुल रहा है अदानी पावर हो। तो इस तरीके से चीज़ें बेहतर जो लगा मुझे, मैंने आपके साथ शेयर किया। उसके अलावा टेलीग्राम में मैंने पीसीबीएल आप लोगों को दिया था कल, आज उसमें भी इंट्राडे में पैसा बना। तो अगर आप जुड़े रहेंगे टेलीग्राम से तो ऐसे लेवल मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कैसे स्टॉक सेलेक्ट करता हूं सीखना, तो 25 मई की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास जीरो टू हीरो ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले से स्टॉक मार्केट आए, क्योंकि हम ABCD से XYZ तक जाते हैं। क्लास बिल्कुल बेसिक से होती है, क्लास हिंदी में होती है, आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। कैश फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हैं और हम आपको बिल्कुल बच्चों के अंदाज में सिखाते हैं, क्योंकि हैंड होल्डिंग भी मिलती है और रिवीजन क्लास भी मिलता है। तो जो एक बिगनर को डर होता है हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, वो सारे डर को हम ख़त्म कर देते हैं। और वहाँ पर लेडीज़, सीनियर सिटीज़न, आर्मी पर्सन और हैंडीकैप, इन सबको डिस्काउंट मिलेगा। 9708094321 पे कॉल कीजिए और टीम से बात कीजिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की, जहां पर बन सकता है एक बेहतरीन मौका। और वहां पर हम स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर का भी नाम बताएंगे जहां पर भी आपको बन सकता है मौका। लेकिन पहला एक सवाल कि क्या सिर्फ मैं नाम बता दूं और उससे आप रिटर्न कमा लोगे? मेरा आंसर है बिग नो, क्योंकि सेबी का डेटा खुद साफ साफ कहता है कि आज के डेट में ट्रेडर को नुकसान ही इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनी से दोस्ती नहीं करते, सिर्फ नाम सुनते हैं और नाम सुनकर किसी चीज़ को खरीद लेते हैं और जब वो गिरता है तो परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए डेटा क्या कह रहा है इसको पूरे ध्यान से समझेंगे, किसी स्टॉक के बारे में मैं क्या कह रहा हूँ उसको पूरे ध्यान से समझेंगे, और मार्केट में कब वक्त बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इन पूरी बातों को समझेंगे, जिससे कि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर में उस मौके को हम भुना सकेंगे। तो तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और तैयार हो जाइए एक प्यारी सी जर्नी के लिए। तो हम सबको पता है कि दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक निफ्टी अप्रॉक्स 10% गिरा, और इस दौरान अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पोजीशन देखें तो एफआई ने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक लगातार सेलिंग की है। वहीं दूसरी तरफ डीआईआई ने दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक सिर्फ बाइंग की है, यानी बिल्कुल उल्टा गेम। ये डेटा कब तक का था? फरवरी 2023 तक का। अब मार्च 2023 से मई 2023 तक अभी तक का डेटा देखें तो मार्च अप्रैल में एफआईआई और डीआईआई दोनों ने बाइंग की है। मतलब इससे तो ये क्लियर है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सब कुछ बुलिश देख रहे हैं, तभी लगातार दबा के बाइंग कर रहे हैं। अब मई मंथ में देखें तो एफआईआई ने नवंबर 2022 के बाद सबसे ज़्यादा बाइंग मई 2023 में किया है, जहां हम खड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरी एक एक चीज़ों को जोड़ना जरूरी है, तब हम बिना डरे किसी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं ना, वो लगातार कभी ऊपर नहीं जाती, वो ऊपर जाके नीचे आती है। मतलब इतना तरपाती है कि आप हार कर पोजीशन काट दें और तब वो भागती है। नवंबर 2022 में एफआईआई की बाइंग थी 22,546 करोड़ और मई 2023 में बाइंग है 18,299 करोड़। और अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है मई वाला, तो हो सकता है एफआईआई नवंबर 2022 से ज़्यादा हो जाए, ध्यान से, और बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि आज अगर 23 मई की बात करूं तो पूरा 7 दिन बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ डीआईआई ने मई मंथ में अब तक 4,070 करोड़ की सेलिंग की है। तो अभी तक हम लोग जितना भी डेटा देखें इससे क्लियर है कि एफआईआई बुलिश है, मगर डीआईआई मई मंथ में थोड़ा सा रुका हुआ है। थोड़ा सा रुका हुआ क्यों बोला? क्योंकि बेचा भी इतना दबा के नहीं है कि हम ये कह दें कि वो ज़्यादा पैनिक सेलिंग में है। इसलिए हम लोग अब डीआईआई की बात करेंगे और यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर डीआईआई क्यों बाय नहीं कर रहा है? बल्कि अप्रैल मंथ में अप्रॉक्स 13,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में एसआईपी आया। ध्यान से सुनिएगा, कितना आया है? 13,000 करोड़ का एसआईपी आया है। तो जब डीआईआई बाय नहीं कर रहा है तो फिर कौन बाय कर रहा है? एसआईपी फंड का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें म्यूचुअल फंड के कैश लेवल को समझना होगा, और यही है यूनिक स्टडी। कैश लेवल का मतलब होता है म्यूचुअल फंड जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है अपने टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का कितना % कैश होल्ड कर रहा है।
तो इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 1000 का AUM है, इसका कैश लेवल है 3%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी को मिला था मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से 3% यानी 30 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी कैश रखी हुई है, बाकी 970 रुपये क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी। अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का कैश लेवल हाई है, मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी कैश रखी हुई है और मार्केट में इन्वेस्ट नहीं की है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए कैश रखने का बेसिकली 2 रीज़न होता है। पहला रीज़न होता है रिडम्पशन का, जैसे अगर आपका SIP चल रहा है तो आपको अचानक कुछ फंड की ज़रूरत हो जाए तो आप अपने म्यूचुअल फंड से कुछ फंड रिडीम कर सकें, इसके लिए म्यूचुअल फंड को कंपनी कुछ कैश मेंटेन करता है। दूसरा रीज़न होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहना। जी हाँ, आप खुद सोचिए, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपया हो इन्वेस्ट करने के लिए और आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, तो फिर आप अपने कैश क्यों रखेंगे? कमेंट में जवाब दीजिए। आप कैश क्यों रखेंगे? लगाएंगे ना, वेट तो नहीं करेंगे? प्लीज़ एवरीवन रिप्लाई, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कौन क्या जवाब दे रहा है। आपके पास फंड है तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, आप एक्सपर्ट हैं, या वेट करेंगे? मेरे अनुसार जो दूसरा लॉजिकल टाइमिंग है कि इन्वेस्टमेंट की करेक्ट टाइमिंग का वेट करना, ये मेरा आंसर है। उम्मीद है आप कैश लेवल और उसका रीज़न समझ गए होंगे। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी जो है उनका कैश लेवल का ट्रेंड, जिससे पता चला है कि मिड कैप या स्मॉल कैप क्यों बढ़ सकता है। तो दिसंबर 2022 में म्यूचुअल फंड कंपनी का कैश लेवल था 4.5%, जनवरी 2023 में कैश लेवल था 4.7%, फरवरी 2023 में था 5%, मार्च में था 4.8%, अप्रैल में था 5.1%। म्यूचुअल फंड कंपनी का कैश लेवल 6 मंथ के हाई पर चल रहा है। पिछले 5 साल का एवरेज कैश लेवल है 3.8%। मतलब म्यूचुअल फंड कंपनी जितना कैश होल्ड करती है उससे ज़्यादा अप्रैल मंथ में होल्ड किया है, अभी तक होल्ड किया है। दैट्स द बिग रीज़न। शुरू में क्या बोला था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुनो और नाम में इन्वेस्ट कर दो, कई लॉजिक को पकड़ना पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ अगर मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को देखें तो इनका कैश लेवल 6% तक बढ़ गया है, 6% तक बढ़ गया है। दिसंबर 2022 में मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 22,631 करोड़ का कैश था। अप्रैल 2023 में 26,426 करोड़ कैश रिजर्व। परसेंटेज वाइज कितना ग्रो हुआ? 16.76% ग्रो हुआ कैश लेवल मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर म्यूचुअल फंड कंपनी कैश का करेंगी क्या? तो जैसा कि मैंने बताया, थोड़ी देर पहले बताया, कैश रखने की 2 वजह। पहला, म्यूचुअल फंड रिडम्पशन के लिए कैश रखा जाता है, मगर अभी जो कंडीशन है म्यूचुअल फंड में लगातार SIP आ रहा है, रिडीम नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस वजह को कंसिडर करना सही नहीं होगा। और दूसरी वजह है अपॉर्चुनिटी, मौके की तलाश। तो यानी इन्होंने पैसा नहीं डाला, ये मौके की तलाश में। ध्यान से सुनिएगा, मौके की तलाश में है, हमें भी वही मौके की तलाश में रहना है। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, नाम सुने इन्वेस्ट कर दिया। तो म्यूचुअल फंड कंपनी मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी में मौके में बैठे हैं मार्केट में बाइंग करने के लिए। वो जब बाइंग करेंगे तब हम करेंगे, ऐसा ही ना? तभी तो कैश लेवल इतना हाई चल रहा है। और यही वजह है जिससे ये कहा जा सकता है कि भैया आने वाले वक्त में स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली दिख सकती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप सारा डेटा समझ गए होंगे कि कहानी क्यों बन रही है, क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ पर 2 बातें। पहला, आपके पास हो सकता है पहले से स्मॉल कैप और मिड कैप हो, क्योंकि कई सारे स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर ब्लास्ट कर रहे हैं ना। अब आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा मिला निकाल दिया। तो यहाँ पर भी मौका है। मौका क्या है? जिनके पास है होल्ड कीजिए। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि इंट्राडे टाइप वाला, ये इन्वेस्टमेंट के टाइप वाला होता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो सीख समझ के आ सकती हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल कैप के स्टॉक से। तो पहला स्टॉक है KEI इंडस्ट्रीज़। 1968 में शुरू हुई थी, केबल और वायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो हाउसिंग वायर से लेकर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल तक ये सब बनाती हैं। इसके अलावा पावर और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में EPC सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं ये। अगर इनके फाइनेंशियल पे आते हैं तो ROE है 20.2%, 5 ईयर का एवरेज ROE है 20%, ROCE है 25.8%, 5 ईयर का एवरेज ROCE है 25.3%। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज के पास है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ है 9.06%, प्रॉफिट ग्रोथ है 19.2%, डेट टू इक्विटी है 0.06%, मतलब कर्ज काफ़ी कम है। रिटर्न रेशियो सही है,
सेल का परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है, डेट भी कम है। अब बात करते हैं भैया बाय करेंगे नहीं, राइट, खाली नाम से तो होता नहीं है। तो करंट पी है 37.8, इंडस्ट्री का पी है 21.8, तो इसका मतलब क्या है, महंगा है। पीजी रेशियो देखें तो 1.40, 1 के नीचे होता है तो सस्ता होता है, तो यहाँ भी ओवर वैल्यू है। तो दोनों वैल्यूएशन रेशियो पर केईआई इंडस्ट्री क्या है, महंगा है, लेकिन गिरावट क्या है, मौका है। 1 के नीचे आ जाए खरीद लीजिए। तो इसी चीज़ को कहते हैं सही मौके का इंतज़ार करना। स्टॉक हो गया नाम पॉकेट में, लेवल से नीचे आए तो खरीद सकते हैं। दूसरा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजी, स्मॉल कैप आईटी कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। बिजनेस को डिटेल में समझते हैं, जिस पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वो वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि ईवी और ड्राइविंग लेस जो कार है उसका फ्यूचर ट्रेंड में ये कंपनी बहुत रामबान दवा हो सकती है, इनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। फाइनेंशियल रेशियो में आते हैं तो आरओई 25.9% है, 5 ईयर का एवरेज आरओई 19.2% है, आरओसी 30.6% है, 5 ईयर का एवरेज आरओसी 22.2% है। दोनों रिटर्न रेशियो अपने एवरेज से ऊपर है, मतलब सही है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ 56.1% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 41.5% का है, डेट टू इक्विटी 0.17% है, मतलब कर्ज कम है, राइट। रिटर्न रेशियो सही है, सेल और प्रॉफिट परफॉर्मेंस सही दिख रहा है, डेट भी कम है। वैल्यूएशन देख लेते हैं, करंट पी ए 67.2, इंडस्ट्री का पी ए 34, मतलब क्या हो रहा है, डबल पर ट्रेड कर रहा है, महंगा है। पीजी रेशियो कितना है 0.21, मतलब अपने ग्रोथ के मुताबिक सही प्राइस पर चल रहा है, पीजी रेशियो के हिसाब से सही है। मतलब पीजी के रेशियो के हिसाब से कंपनी सही है, जहां पर ये कहती है कि इसमें एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा गिरावट होता है तो डरने का नहीं। तो यहाँ तक हम लोग 2 स्मॉल कैप को देख चुके हैं। अब देखते हैं मिड कैप शेयर को। मिड कैप में पहला स्टॉक है इंडियन होटल। आपको बता दूं टाटा ग्रुप का होटल है, इंडिया का लार्जेस्ट होटल प्लेयर में आता है। इनके पास होटल्स, प्लेसेस और रिजॉर्ट का पोर्टफोलियो भरा पड़ा है। 12 कंट्री में, 100 से ज़्यादा कंट्री में 180 होटल है, 62 होटल पाइपलाइन में है। अगर आरओई देखें यानी फाइनेंशियल तो 13.3 है, 5 ईयर का एवरेज आरओई 1.49% है, आरओसी 13.8% है, 5 ईयर का एवरेज आरओसी 4.93% है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ 86.4% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 494% का है। सेल और प्रॉफिट इतना इसलिए बढ़ा है क्योंकि कोविड के बाद होटल को वापस रिकवर करने में टाइम लगा है। जब रिकवर किया तो काफ़ी अच्छा बूम आया टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी दोनों सेक्टर में। डेट टू इक्विटी है 0.39, कर्ज है मगर इक्विटी से कम है। वैल्यूएशन देखें तो करंट पी है 52.7%, इंडस्ट्री पी है 30.1, मतलब इंडस्ट्री के मुताबिक ओवर प्राइस दिख रहा है। इसीलिए कोविड के समय में होटल सेक्टर आप लोगों को बताया था, और उस समय मुफ्त में मिल रहे थे। जिनको भी याद हो, लेमन ट्री है, ये सारे होटल आप लोगों को उस समय इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में बताया था। पीजी रेशियो 0.88, मतलब पीजी रेशियो के मुताबिक अंडर प्राइस चल रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें दोनों वैल्यूएशन को अंडर प्राइस आने का वेट करना चाहिए। यानी अगर हम एसआईपी कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए अगर स्टॉक गिरता है तो वहाँ पर दूसरे वैल्यूएशन पर भी अंडर आता है तो सही है। होटल इंडस्ट्री का जो बिजनेस है ना भैया, बहुत ही पैसा खाने वाला बिजनेस है, याद रखिएगा, हेवी एसेट मॉडल बिजनेस है, ठीक है। तो वहाँ पे ऑपरेशनल इशू भी, चीज़ें कभी भी लॉस में तब्दील हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा अंडर प्राइस होटल सेक्टर का जब शेयर लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। दैट्स द बिग रीज़न जब आप कोई शेयर लेते हो और तेज़ी होते होते थम जाता है, तो मैं कहता हूँ ना कि उसकी एक लिमिट होती है ऊपर जाने की, लिमिट जाके थम गया, तो दैट्स द पार्ट। सेकंड मिड कैप का स्टॉक देखते हैं तो फेडरल बैंक है। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक की ऑपरेशनल समझाने की ज़रूरत है, सभी बैंक की तरह फेडरल बैंक काम करता है। फ्लैट परफॉर्मेंस वाला बैंक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.16 से 3.5 के अराउंड रहता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी जो है वो 3.31 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब है बैंक अपने डिपॉजिट को, जो उनके पास डिपॉजिट है उस पर आपको जितना इंटरेस्ट देता है और आपके डिपॉजिट किए गए फंड से लोन लेकर जितना इंटरेस्ट कमाता है, उसके बीच के डिफरेंस को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपये बैंक में इन्वेस्ट किया 5% के इंटरेस्ट पर, और बैंक आपके 100 रुपये को मार्केट में लोन पे दे दिया 10% के इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो बीच का जो खर्चा हुआ वो काट दीजिए और बाकी जो बचा, अगर 2 रुपये मान लीजिए खर्चा हुआ तो 3 रुपये इनका क्या हो गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। लोन बुक में 54% रिटेल लोन है, 46% होलसेल लोन है, मतलब मोटा मोटा बटा हुआ है। रिटेल और छोटे लोगों को लोन ज़्यादा देता है ये। इनका नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट लगातार घट रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में
0.96% था और अब 0.69% हो गया है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक के उस लोन को कहा जाता है जिससे बैंक को पैसा वापस नहीं मिलता है। इसलिए मान लीजिए कि बैंक ने मार्केट में 500 रुपये का लोन लिया है, तो इसमें 100 रुपीज़ वापस नहीं मिला तो 100 रुपये को एनपीए बोलेंगे, क्योंकि बैंक के लिए लोन देना बैंक का एसेट होता है जिससे बैंक इंटरेस्ट कमाता है, और जब कोई लोन पे नहीं करता है तो वो एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। तो किसी भी बैंक का एनपीए लगातार डाउन ट्रेंड में है, मतलब बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इनके फाइनेंशियल को देखें तो आरओई है 16.4%, एवरेज आरओई है 12.1%, आरओसी है 6.46%, 5 ईयर का एवरेज आरओसी है 5.92%। तो ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली रेवेन्यू ग्रोथ है 36%, प्रॉफिट ग्रोथ है 62.4%। वैल्यूएशन रेशियो देखिए तो करंट पी है 8.44 और इंडस्ट्री का पी है 12.6, मतलब अंडर प्राइस्ड है। पीजी रेशियो 0.31, मतलब अंडर प्राइस्ड है। बुक वैल्यू है 91.6, करंट प्राइस चल रहा है 126, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू हुआ 1.37, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। तो 3 में से 2 वैल्यूएशन रेशियो अंडर प्राइस बता रहे हैं। एसआईपी में आप जा सकते हैं और बाकी चीज़ों को एसआईपी मोड में आप लाने की कोशिश कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के डेटा को अगर यूनिक लगा हो तो प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। समरी ये है कि अगर आप किसी स्टॉक को लेते हैं तो जान समझ कर कीजिए, बिना जाने समझे कभी पैसा नहीं लगाइए, कर्ज का पैसा मत लगाइए। मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोच के चलिए भैया किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 25% की गिरावट आएगी ही आएगी, आएगी ही आएगी। संभाल सकते हो तो लेने